नमस्कार दोस्तों। आज हम ऋग्वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स को हमने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। उसके साथ ही हमने ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार, राजनीतिक संगठन के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ऋग्वैदिक कालीन शिक्षा का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से देखने को मिलता है। वैदिक शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है। जब हमने वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, तब हमें वहाँ पे शिक्षा का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो शिक्षा का जो प्रचलन है वो वैदिक संस्कृति से ही प्रारंभ हुआ है। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो श्रुति कंठस्थ थी। श्रुति का मतलब आपको अच्छे से पता है। जब मैंने आपको वेदों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। तो अब आपको अच्छे से याद होगा कि श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो जो गुरु ज्ञान दे रहे हैं उसको अच्छे से सुनना, उस पर चिंतन करना, मनन करना और उसको फिर याद करना। कंठस्थ का मतलब होता है याद करना। तो जो वेदों का जो ज्ञान है वो श्रुति कंठस्थ के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ है। तो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी वो थी श्रुति कंठस्थ। अभी हम वर्तमान में देखते हैं जो हमारे जो शिक्षा का उद्देश्य है, हम क्या समझते हैं कि भाई स्कूलिंग कर ली अच्छे से, उसके बाद में ग्रेजुएशन कर लो, फिर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद में नौकरी लग जाए, बस हो गई बात ख़त्म यहाँ पे हमारी। लेकिन वास्तव में क्या ये शिक्षा का उद्देश्य है? नहीं ना। शिक्षा का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, बच्चे का बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, ये सारे विकास करना। तो वैदिक संस्कृति जो शिक्षा का उद्देश्य था वो था व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास करना। यहाँ पर बच्चे के आध्यात्मिक विकास पर भी बल दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बालक और बालिकाओं दोनों के लिए उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। अब आप बताइए मुझे कि उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? उपनयन का अर्थ होता है निकट। अब क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको लग जाता है कि भाई हमारा बच्चा इस लायक हो चुका है कि वो गुरु के पास जाकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उपनयन संस्कार में जो बच्चा होता है, संस्कार के बाद शिक्षा का उसको अधिकार मिल जाता है और वो गुरु के पास जाकर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो जो उपनयन संस्कार का जो अधिकार है वो लड़की और लड़कों दोनों को था। स्त्रियों के लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, वे पुरुषों के साथ ही वैदिक गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ती थी। वैदिक संस्कृति में विद्यार्थियों की दो प्रकार बताएं, एक है गृहवासी और एक है अंतेवासी। गृहवासी मतलब जो घर पर रह के पढ़ते थे, अंतेवासी मतलब जो गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे। जैसे हम देखते हैं हॉस्टल में, तो हॉस्टल में जाके पढ़ने वाले तो वहाँ उस टाइम के अंतेवासी थे और आज जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं वो गृहवासी थे। शिक्षा के बाद हम बात करते हैं आर्यों के मनोरंजन की। आर्यों को संगीत से विशेष प्रेम था। इनके मुख्य प्रमुख जो वाद्य यंत्र थे वे थे वीणा, बांसुरी, ढोलक आदि। संगीत के साथ साथ उन्हें मेले, नृत्य, शिकार और जुए खेलने का बहुत ही शौक था। आर्यों को रेसिंग कराने का बहुत शौक था। मतलब मुख्य रूप से वे घुड़दौड़ और रथ दौड़ की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे। अब आर्यों के वस्त्रों की बात करते हैं तो आर्य तीन तरह के कपड़े पहनते थे। एक था वास, जिसे वे कमर के ऊपर वाले भाग में पहनते थे। दूसरा था अधिवास, जिसे वे ऊपर से पहनते थे। तीसरा था निवि, जिसे वे कमर के नीचे से पहनते थे। अब इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से क्लियर करने के लिए आप देख सकते हैं ये इमेज। जो ये येलो वाला टी शर्ट टाइप है उसे पास कहा जाता था। जो उसके ऊपर से जो ब्लू कलर का कुर्ता टाइप आपको दिख रहा है उसे अधिवास कहा गया। और जो कमर के नीचे जो वाला पार्ट है जहाँ पर धोती पहन रखी है उसको कहा गया निवी। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। आर्य लोग सूती, ऊनी, रेशमी, हिरण की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। तो हिरण की खाल को बड़ा पवित्र माना जाता था। तो ऋषि मुनि वगैरह हिरण की खाल के कपड़े पहनते थे। वस्त्र के बाद हम बात करते हैं आभूषण की। आर्य स्त्री और पुरुष दोनों सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। स्त्रियां जिन आभूषणों को पहनती थी उनमें से एक था निष्ग्रीव, जिसे गले का हार कहते हैं। मणिग्रीव मतलब मोतियों का हार। कुरीर मतलब मांग का टीका। और कानों में वे कुंडल व बाली पहनती थी। आभूषण के साथ साथ स्त्रियों को बालों की चोटी बनाना पसंद था, तो पुरुषों को दाढ़ी बढ़ाने का बहुत शौक था। आर्यों के खान पान की बात की जाए तो आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे। वे विभिन्न प्रकार के जीवों का मांस खाते थे, लेकिन
वैदिक संस्कृति में गाय को अहन्या कहा गया है। अहन्या का अर्थ होता है जिसका वध न किया जाए। लेकिन बात में आता है ट्विस्ट। कुछ विद्वानों का मानना है कि गाय को पवित्र माना जाता है, इसलिए कुछ विशिष्ट लोगों के लिए गाय की हत्या की जाती है। तो ऋग्वेद में अतिथियों के लिए गोहंता शब्द का प्रयोग किया गया है। शाकाहारी भोजन में वे आर्यों को दूध और दूध से बनने वाले पकवान बहुत पसंद थे, जैसे खीर। खीर के लिए क्षीर पाक मोदनम वर्ड का यूज़ किया गया है। दही, मक्खन और विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियों को भी वे खाने में प्रयोग लेते थे। वे जौ के आटे से बनी रोटी खाते थे। खाने को मीठा बनाने के लिए जैसे हम लोग चीनी गुड़ का यूज़ करते हैं, तो वे लोग शहद का यूज़ करते थे। इनके खाने में हमें नमक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती। आर्यों के दो पेय पदार्थ थे, एक था सोम, दूसरा था सूरा। सोम को बड़ा पवित्र माना जाता था क्योंकि ये भगवान को चढ़ता, यज्ञों में चढ़ता और इसको प्रसाद की तरह पिया जाता था, तो इसको नशीला पदार्थ नहीं मानते थे वे लोग। लेकिन जो सूरा था वो आज की शराब की तरह था। जिस तरह से हम शराब को बुरा मानते हैं, उसी तरह से आर्यों के लिए जो सूरा थी वो शराब की तरह थी। अब बात करते हैं आर्यों की विवाह परंपरा की। ऋग्वैदिक काल में विवाह करने के पीछे जो मेन रीज़न था वो था धर्म का पालन करना और वंश वृद्धि करना। ऋग्वेद के 10वें मंडल के विवाह सूक्त से ऋग्वैदिक काल के विवाह परंपरा की हमको जानकारी प्राप्त होती है। इस समय बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। जो शादी की जो उम्र थी वो थी 16 से लेकर 17 साल तक की। यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन था। इस काल में हमको नियोग प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नियोग प्रथा किसे कहते हैं। नियोग प्रथा में क्या होता है कि जो औरत है उसके पति की डेथ हो जाती थी, क्योंकि ये कबीलाई समाज था, लड़ने झगड़ने जाते थे तो डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर उसके कोई पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो अपने पति के छोटे भाई से शादी करती थी, मतलब देवर शादी करती थी, और पुत्र प्राप्ति के लिए इस प्रथा का प्रचलन था। आर्य समाज में सामान्य लोग जो थे वो एक पत्नी रखा करते थे, लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि जो राजा लोग थे और जो धनी लोग थे वो एक से अधिक पत्नी रखते थे। वैदिक समाज में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अमाजु। अमाजु उस कन्या को कहा जाता है जो जीवन भर अविवाहित रहती है। वैदिक काल में विवाह के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं। इन विवाह को दो कैटेगरी में रखा गया, उत्कृष्ट विवाह और निकृष्ट विवाह। उत्कृष्ट विवाह में पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। इसमें पिता अपनी बेटी का विवाह सुयोग्य वर्ग ढूंढते हैं और उनके साथ उसकी शादी करा देते हैं। यह सबसे उत्तम किस्म का माना जाता था। अगला विवाह है देव विवाह। इसमें जो ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ वगैरह करते थे, उनको बेटी दान में दे दी जाती थी। तीसरा है आश विवाह। लड़के वाले कन्या के बदले लड़की के पापा को गाय दान में देते थे और लड़की को ले जाते थे। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, ये भी ब्रह्म विवाह की तरह ये अच्छा माना जाता था इसको। इसमें जो वर था वो अपने कर्तव्यों का पालन करने का वचन लेता था और लड़की को ले जाता था, लेकिन इसमें कोई किसी तरह का लेन देन नहीं होता था। दूसरी कैटेगरी जो है वो है निकृष्ट विवाह, जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। इसमें पहला विवाह है गंधर्व विवाह, जिसमें लड़का और लड़की अपने घर वालों की परमिशन के बिना शादी कर लेते थे। दूसरा विवाह आसुरी विवाह, जिसमें कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता था। तीसरा विवाह राक्षस विवाह, जिसमें कन्या का अपहरण करके फिर उसके साथ शादी की जाती थी। पेशाच विवाह सबसे बेकार विवाह था। इसमें कन्या के साथ दुर्व्यवहार करके, धोखा देके, विश्वासघात करके उसके साथ शादी की जाती थी। सामाजिक जीवन के बाद हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की। आर्यों की जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्यतः पशुपालन और कृषि पर निर्भर थी। कृषि की तुलना में पशुपालन आर्यों की जीविका का मुख्य आधार था। आर्य अपने पशुओं के साथ खानाबदोश का जीवन बिताते थे। अब खानाबदोश का मतलब आप सभी को पता है कि एक जगह टिक कर नहीं रहना, आज यहाँ पे तो कल कहीं कहीं और। आर्यों के पालतू पशु थे गाय, घोड़ा, बकरी, बैल, हाथी, कुत्ता आदि। आर्यों के जो पशु थे उसमें से जो गाय थी वो उनका अलग ही विशेष महत्व था। वो वस्तु विनिमय का साधन थी, पवित्र माना जाता था और गाय को दान में दिया जाता था क्योंकि गाय श्रेष्ठ थी। पशुपालन के बाद हम बात करते हैं कृषि की। पशुपालन की तुलना में कृषि कम प्रचलित थी। जितनी पशुपालन पर निर्भरता थी उतनी कृषि पर निर्भर नहीं थी। खेती के काम में हल का प्रयोग किया जाता था। हल को वृक या लांगल कहा जाता था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी, लेकिन कुएं और नहरों से भी सिंचाई की जाती थी। कुएं को आवट और नहर को कुल्या कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में आर्यों को जौ की जानकारी थी। जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ भूमि के दो प्रकार देखने को मिलते हैं, उर्वरा और खिल्प। उर्वरा व्यक्तिगत भूमि थी और खिल्प सार्वजनिक भूमि को कहा जाता था जिस पर पूरे गांव का अधिकार होता था।
भूमि के माप की इकाई को खिल्ले कहा गया है। पशुपालन, कृषि के बाद बात करते हैं व्यापार की। ऋग्वेद काल में बड़े बड़े उद्योग तो देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ छोटे स्तर के छोटे छोटे गृह उद्योग ज़रूर थे, जैसे वस्त्र बुनाई का काम। वस्त्र बुनाई का काम बहुत ही यहाँ पे फेमस था। उसके बाद था बढ़ई का काम, चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले थे यहाँ पे, धातु शिल्पी थे, सुनार, नाई आदि कार्य भी यहाँ पे किए जाते थे। ऋग्वैदिक आर्य व्यापार भी करते थे। व्यापारी को पणी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया व्यापारी के लिए। आंतरिक व्यापार बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी से किया जाता था और जल मार्ग के लिए नावों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तु दी जाती थी वह थी गाय, घोड़ा और निष्क। निष्क एक प्रकार की स्वर्ण मुद्रा होती थी। तो यहाँ पे जो हमें ऋग्वेद में धन उधार पर लिया जाता था और दिया जाता था, तो ऋण और ब्याज की हमको यहाँ पे जानकारी प्राप्त होती है। तो आज हमने ऋग्वैदिक काल के जीवन की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम धार्मिक व्यवस्था के बारे में कवर करेंगे। तो यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस समझते चलिए, ऑटोमेटिकली सब याद होता चलेगा। अब आप एक काम कीजिए, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके नोटिफिकेशन बेल को बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप आसानी से जुड़ पाएँ। खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।